नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का जीके बाई विनोद सर में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। देखिए साथियों, इस वीडियो में आज बात करेंगे राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में। और राजस्थान की जो सभ्यता हैं उन सभ्यताओं के बारे में बहुत डिटेल से आपको जानकारी देंगे। और इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, राजस्थान में ताम्र कांस्य सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता के जो प्रतिनिधि स्थल थे राजस्थान में, उसमें कालीबंगा, पीलीबंगा, तरखान वाला डेरा और कर्णपुरा, इनका नाम प्रमुखता से लिया जाता है। और ये प्रश्न में पूछे भी जाते हैं, पूछे इस तरह जाते हैं, इनका सही मिलान करवा लेते हैं। और जो आरपीएससी की किताबें हैं, जो एनसीईआरटी की किताबें हैं, वो इनको अवगत करा रही हैं। तो ध्यान रखें, आपको एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ना है। तो जो कालीबंगा है वो हनुमानगढ़ में है, पीलीबंगा है वो हनुमानगढ़ में है, और तरखान वाला डेरा गंगानगर में है, तथा कर्णपुरा जो है वो हनुमानगढ़ में स्थित है। तो आज हम बात करेंगे कालीबंगा सभ्यता के बारे में। तो देखिए एक बार, देखिए कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा जो शब्द है, कालीबंगा जो शब्द है वो सिंधी भाषा का है। कौन सी भाषा का है? सिंधी भाषा का है। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, कई बार पेपर में पूछा गया है कि कालीबंगा शब्द किस भाषा का है। वो ये सिंधी भाषा का है, जबकि इसका शाब्दिक अर्थ है वो है काली चूड़ियाँ। देखिए, अगर अर्थ की बात कर रहा है तो काली चूड़ियाँ, भाषा की बात कर रहा है कि किस भाषा का शब्द है तो सिंधी भाषा। और आप ये भी समझेंगे कि ये जो सभ्यता है ये घग्गर नदी के बाएं तट पर हनुमानगढ़ जिले में विकसित हुई है। देखिए, आपको ये भी ध्यान रखना है कि हनुमानगढ़ जिला गंगानगर से अलग हुआ था। ये सभ्यता कभी गंगानगर जिले में शुमार की जाती थी, मतलब आती थी, और वर्तमान में ये अब हनुमानगढ़ जिले में आती है। ध्यान रखें कि जो ये घग्गर नदी है इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे मृत नदी, नट नदी, हकरा तथा द्विजवती, और प्राचीन सरस्वती के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो देखिए, बहुत अच्छी बात यह है कि इस सभ्यता की जो खोज है वो की गई थी 1952। देखिए, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उसमें इसे 1951 दिखा रखा है, और जो आरबीएससी की किताब है उसमें इसे 1952 दिखा रखा है। तो इसका आंसर आपको ऐसे पूछा जा सकता है 1951, 52। तो ये आंसर इसका एकदम राइट है, और इस पर आप चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में भी। तो निश्चित रूप से 51, 52, अगर वो 52 दे रहा तब भी, अगर दे रहा वो 52, 53, 54, 55 इस तरह का ऑप्शन दे रहा है तो 52 आपका आंसर करेक्ट सही हो जाएगा। और 52, 53 दे रहा है तो उससे ज़्यादा बेटर रहेगा 1951, 52 का आंसर। तो आगे देखिए, खोज की गई थी, तो इसमें ये देखेंगे कि खोजकर्ता, इसकी खोजकर्ता हैं अलमानंद घोष। जो अमलानंद घोष हैं इनके द्वारा इसकी खोज की गई थी विधिवत रूप से। लेकिन इससे पहले भी इससे एक व्यक्ति और जुड़ा हुआ है, उनका नाम है एलपी टेसी तोरी। तो उसका नाम मैं आगे भी जिक्र लूँगा, तो वो भी समझना। तो जो अमलानंद घोष द्वारा इसका विकास सबसे पहले कहाँ किया गया था, और वो किया गया था सौंथी नामक स्थान पर। और जो सौंथी स्थान है ये पड़ता है बीकानेर में। कहाँ पड़ता है? बीकानेर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। जो सौंथी नामक स्थल है ये बीकानेर में है, और ये जो कालीबंगा सभ्यता में खोजा गया पहला स्थान है, इसलिए इसे कालीबंगन प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसका जो उत्खनन है वो किसके द्वारा किया गया था ये भी आपको जानना है। जो इसका उत्खनन है वो किया गया था 1961 से 69 के बीच में। कब किया गया था? 1961 से 69 के बीच में किया गया था, बीबी लाल और बीके थापर द्वारा। और इनसे जुड़े हुए अन्य नाम भी हैं, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। एमडी खरे, क्या नाम है? एमडी खरे और जगपति जोशी, वे अन्य व्यक्ति इनसे जुड़े हुए हैं। यानी एमडी खरे, जगपति जोशी का संबंध भी इसी सभ्यता से है। कई बार आप देख पाएँ तो आपने सुना होगा बीबी लाल और बीके थापर, जो एनसीईआरटी की पुस्तक है उसमें इनके नाम समाहित किए गए हैं, एमडी खरे, जगपति जोशी। अब इसका कालक्रम देखें तो 2350 ईसा पूर्व से 1750 बीसीई इसका कार्यकाल माना गया है। कार्बन डेटिंग जो पद्धति है इसके आधार पर, तो कार्बन पद्धति इसी 14 के अनुसार इसकी जो कार्यसीमा है वो ये है। आगे देखेंगे, इस सभ्यता की विशेषता देख लीजिए एक बार थोड़ा सा। विशेषता है, ये एक नगरीय सभ्यता है, ताम्र कांस्य सभ्यता है, संभवतः मातृसत्तात्मक सभ्यता है, व्यापार प्रधान सभ्यता है, और एक साक्षर सभ्यता है। तो
तो इन ये सब इसकी क्या है, विशेषताएं हैं। विशेषताओं को लेकर के आपसे पूछा जा सकता है कि कालीबंगा सभ्यता के संबंध में क्या सही नहीं है। तो आगे देखिए, एक बार नोट लगा के हमने लिखा है इसमें, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इस स्थल को सर्वप्रथम भाषा शास्त्री एलपी लिखा हुआ है, एलपी टेसी टोरी ने खोजा। इसे प्राग ऐतिहासिक काल कहा था उसने। ध्यान रखें, इसे सबसे पहले एलपी टेसी टोरी ने खोजा था और इसे कहा था कि ये प्राग ऐतिहासिक काल है। यानी जो प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब है, ये सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुरानी सभ्यता है, ऐसा बताया था इन्होंने। अब देखिए, उत्खनन में प्राप्त सामग्री आखिर यहाँ से मिला क्या क्या है, ये आपको जानना है। कालीबंगा से 2 टीलों पर उत्खनन कार्य किया गया था। तो पेपर में पूछा जाए कि कालीबंगा में कुल कितने टीलों पर उत्खनन किया गया है, तो 2 टीलों पर। तो ध्यान रखें, 2 टीलों पर किया गया है। 5 स्तर में उत्खनन इसका किया गया है। तो देखिए कितने स्तरों में किया गया है, 5। यानी फर्स्ट स्तर इस तरह से, सेकंड स्तर और थर्ड स्तर, फोर्थ स्तर और 5 स्तर। तो इस तरह से इसका क्या है, उत्खनन किया गया था। जो 3 जो इसके स्तरों में खुदाई हुई है, वो ये विकसित सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता है या सिंधु घाटी सभ्यता है, विकसित सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। और जबकि 4 और 5 से प्राग ऐतिहासिक काल के अवशिष्ट यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो एक बार देखिए, यहाँ पर नीचे लिखा भी हुआ है। देखिए ये 5 स्तर हैं। पहले जो 3 स्तर हैं उसमें विकसित हड़प्पा या इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहेंगे, और 4th और 5 में प्राक हड़प्पा के अवशिष्ट प्राप्त हुए हैं। और ये भी आपको जानना है कि ऊपरी 3 स्तरों से विकसित हड़प्पा सभ्यता के तथा निचले 2 स्तरों से प्राक हड़प्पा संस्कृति के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और देखिए इसमें इसे बहुत अच्छे से डेस्क्रिप्टिव हमने समझाया है। प्राक हड़प्पा कालीन बस्ती के परकुटे के बाहर से जुते हुए खेतों के अवशेष या निशान प्राप्त हुए हैं। और आपको ये भी जानना है कि यहाँ पर जुते हुए कैसे खेत मिले हैं। देखिए पहले इस तरह से जोता गया, उसको इस तरह से जोता गया है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, और उसके बाद में फिर इसे इस तरह से जोता गया है, इस तरह से। मतलब दोहरी जुताई के अवशेष, विश्व के प्राचीनतम जो दोहरी जुताई के अवशेष हैं वो यहीं से प्राप्त हुए हैं। तो ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। और ये जुताई ऐसा प्रतीत जैसे समकोण पर है ना, समकोण ही लग रहा था, मैंने अभी आपको बना के बताया है। इसमें हल रेखा एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए बताया गया है। इसमें एक साथ दोहरी फसल यानी सरसों और चना ऐसा बताया जाता है। कुछ किताबों में ये भी दिखाया गया है यानी जौ और गेहूं। तो इसमें जो एनसीईआरटी की पुस्तक उसमें सरसों और चना दिखाया गया है। तो ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। और विवादित प्रश्न यहाँ आने की कोई संभावना नहीं है, विवादित कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। देखिए एक और है, संभवतः भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा से यानी प्राक कालीबंगा बस्ती का यानी उदय हुआ था, यानी अंत हुआ है, और इसके ऊपर विकसित कालीबंगा के दुर्ग टीलों का निर्माण हुआ है। तो आप लोग देखना जरा यहाँ की जो भवन निर्माण प्रक्रिया है। देखिए इस तरह से, जैसे मान लीजिए इसका भवन बना हुआ है, इस तरह से भवन है, और इस पर क्या इस तरह से दरारें हैं। कैसी दरारें हैं वो देखना आप, इस तरह से, इस तरह से। तो इनसे स्पष्ट होता है कि इनका जो अंत हुआ है इस सभ्यता का वो कैसे हुआ है, निश्चित रूप से भूकंप या प्राकृतिक आपदा से हुआ है। तो इसके बारे में यहाँ से अवशिष्ट प्राप्त होते हैं। और इसे पूरी तरह से देख लीजिए एक बार, फिर मैं आपको और अच्छे से गहराई में से समझा दूंगा। देखिए कालीबंगा सभ्यता के ऊपरी 3 स्तरों से विकसित कालीबंगा सभ्यता तथा और नीचे के अवशेषों से क्या मिला है, प्राक सभ्यता के अवशिष्ट यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से जो दो टीले प्राप्त हुए हैं उन टीलों के बारे में अभी हम जिक्र कर रहे थे। तो 2 टीले प्राप्त हुए हैं यहाँ से, और उन टीलों का नाम है पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। और जो पश्चिमी टीला इसे दुर्ग टीला, कोट गढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ संभ्रांत वर्ग निवास करता था, संभ्रांत वर्ग निवास करता था। और जो पूर्वी टीला है इसे नगर टीला, निचला टीला, शहर नाम से भी घेरा गया। दुर्ग टीले को प्राक कालीबंगा बस्ती के ऊपर ही बसाया गया था, ऐसा इसमें प्रतीत हुआ है। और यहाँ पर जो ईंटें वगैरह प्राप्त हुई हैं ये भी कई बार पेपर में पूछा गया है। ये एक तो आपको ये ऑप्शन दिखाई देता है, एक आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा। इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको निश्चित रूप से टिकाएगा। और इसका साइज क्या था, तो इसका साइज हो जाएगा 30 गुणा 15 गुणा 7। तो इसे हम कह सकते हैं, देखिए इसे कह सकते हैं 3 यानी 4। देखिए मैं दिखा देता हूँ एक बार, इसे वो ये भी कह सकता है 4:2
1:1 इस तरह। तो ये भी इसका सही वेक्टर है। देखिए 7.5 का अगर इसमें भाग देंगे 15 में तो 2 बार जाएगा, और 28 30 में देंगे तो 7 चौको 28 4 बार जाएगा। निश्चित रूप से इस तरह से इसे आप निकाल लेना। कई बार एक और अनुपात आता है 1:2:3, ये वाला जो 1:2:1 इस तरह का अनुपात आपको नहीं करना है, ये पेपर में हमेशा दिया जाता है और ये गलत अनुपात होगा इसका। आगे देखिए ये संभ्रांत के बारे में और उसके बारे में दिखाया गया कि किस तरह से निवास किया करते थे। यहाँ संभ्रांत वर्ग जो है वो रहता था, और यहाँ पे कुछ कुएं के अवशेष मिले हैं, यज्ञ कुंड मिले हैं, परकोटा मिले हैं, और बुर्ज मिट्टी से बने चबूतरे यहाँ प्राप्त हुए हैं। और ये नगर टीला था जहाँ पर आमजन लोग रहते थे। देखिए जो गढ़ी टीला है इसमें इसका डेस्क्रिप्टिव रूप क्या होगा, देखिए एक बार। गढ़ी क्षेत्र में प्रवेश के लिए चारों दिशाओं में प्रवेश द्वार बनाए गए तथा दक्षिण द्वार के दोनों तरफ आरक्षक कक्ष बनाए गए थे। गढ़ी को पूर्व से पश्चिम दिशा में एक लंबी दीवार द्वारा बांट दिया गया। ऐसा उदाहरण सभ्यता के अन्य किसी स्थल से प्राप्त नहीं होता है। तो दीवार का जो ऑप्शन है ये आपको ध्यान रखना है कि जो गढ़ी को पूर्व से पश्चिम दिशा में एक लंबी दीवार द्वारा बांटा गया था, ऐसा उदाहरण और किसी सभ्यता से प्राप्त नहीं होता है। तो इसमें देखिए इसको देखिए गढ़ी की दीवार व बुर्ज कच्ची ईंटों से निर्मित की गई थी, और गढ़ी वाले टीले दक्षिणी अर्धभाग में 5-6 कच्ची ईंटों के चबूतरे बने हुए जिनमें जानवरों की जली हुई अस्थियां मिली हैं, जो इनके किसी बलि प्रथा से परिचित होने की ओर संकेत करते हैं। अर्थात यहाँ बलि प्रथा भी मौजूद थी। इन चबूतरों पर, ये भी पेपर में देखिए, इन चबूतरों पर कुआं तथा यज्ञवेदियों तथा दूसरे चबूतरों पर 7 यज्ञवेदियाँ पंक्ति में प्राप्त हुई हैं। अभी एनडीसी जो एनडीए की परीक्षा हुई थी, एनडीए की जो एनडीए लेवल परीक्षा होती है उसमें पूछा गया था कि अग्नि वेदिकाएं या हवन कुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो उसमें कालीबंगा का ऑप्शन था 100%, और यही उसका उत्तर है। और उसमें भी हमने एक पेपर में समझाया है। गढ़ी के उत्तरी अर्धभाग में विशिष्ट जनों के आवास थे। और देखिए गढ़ी के दक्षिणी अर्धभाग में जाने के लिए उत्तर व दक्षिण दिशा में सीढ़ियाँ थी। और निचला जो नगर है इसमें सामान्य जन के निवास थे। कालीबंगा में निचले नगर को भी सुरक्षा दीवार से घेरा गया था। अब देखिए भवन निर्माण के बारे में अगर अपन जाने तो ये क्या, भवन निर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार की गई थी ये आपको जानना है। देखिए मैं आपको एक बार एक चित्र के माध्यम से थोड़ा समझा देता हूँ भवन निर्माण किस प्रकार के थे। देखिए इस तरह से एक भवन बना हुआ है, इस तरह से दूसरा बना हुआ है, इस तरह से तीसरा बना हुआ है, इस तरह से चौथा बना हुआ है। इस तरह से क्या है, भवन बने हुए थे। क्या बने हुए थे, भवन बने हुए थे। और यहाँ पर फिर एक क्या है, एक रास्ता दिया गया है। क्या दिया गया, रास्ता दिया गया इस तरह से। ये रास्ता है, चौड़ा रास्ता बड़ा। और मैं आपको एक रास्ता और बना देता हूँ इसमें, देखिए इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, और इस तरह से। देखिए इस तरह से क्या मकान बने हुए थे। और इसके बाद में फिर यहाँ पर क्या है, और भी घर बने हुए हैं। और जो घर बने हुए हैं इस तरह से बने हुए हैं, इस तरह से। तो इस तरह से जो घर बने हुए हैं मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ और एक बार देखिए। इस तरह से घर बने हुए हैं और यहाँ पर फिर से क्या है, एक रास्ता दिया गया है। जो रास्ता दिया गया है वो किस तरह का, देखिए इस तरह से फिर से रास्ता दिया गया है और इनके बीच से फिर रास्ता निकाला गया इस तरह से आगे। तो साफ दिखाई दे रहा है कि इनके सामने से जो रास्ता निकाल दिया गया है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे एक ग्रिड सिस्टम हो, एक समकोणीय पद्धति हो। इस तरह से इनको बसाया गया था। और जो इनके दरवाजे थे मकानों के, वो पीछे की ओर खुलते थे, फ्रंट की ओर नहीं खुलते थे। ये इसकी एक अनूठी विशेषता है। तो ये भी पेपर में कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो भवन निर्माण देख लीजिए एक बार थोड़ा सा, इसमें क्या दिखाया गया है। कालीबंगा में कच्ची बस्तियों, कच्ची ईंटों के मकान मिलते हैं। किसके मकान मिलते हैं, कच्ची ईंटों के मकान मिलते हैं, जिससे यह सभ्यता सैंधव सभ्यता के अन्य स्थलों की अपेक्षा एक गरीब बस्ती के रूप में दिखाई गई है। इसलिए इसे दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है। पेपर में पूछा गया है कि इसे दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है। कालीबंगा में पक्की ईंटों का प्रयोग केवल कुआं, नालियों, स्नानागारों के रूप में किया गया था। देखिए छत पर बांस की छतें हुआ करती थी, पक्की ईंटें भी लगाई जाती थी। थोड़ा यहाँ पे भी है। तो ये भवन निर्माण की जो प्रक्रिया है यहाँ पे इस तरह से जो मैंने आपको दिखाया है कि यहाँ पे समकोण की
पर काटने वाली नालियाँ, या वो क्या थी, रास्ते थे, जो ग्रिड सिस्टम या चेम्सफोर्ड पद्धति को दर्शाती है। ये भवन है इस तरह से, ये सड़क है मुख्य सड़क, ये गली है, और ये मुख्य सड़क की ओर ना खुल करके इनके जो दरवाजे हैं वो किधर खुलते थे, जो ये दरवाज़ा बना हुआ इधर देख लीजिए, और ये गली की ओर खुलता था, मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलता था। और ये इनके आगे चौक रहता था। कच्ची ईंटों से निर्मित भवन है और 4-5 कमरे, रसोई, स्नानागार व कुआं आदि पक्की ईंटों से प्राप्त हुए हैं। अब देखिए एक बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से भी बन के आ रहा है। ये जो आकृति है इसे बोलेंगे प्रतिच्छेदी आकृति। जो प्रतिच्छेदी आकृति है, प्रतिच्छेदी वृत्तों से अलंकृत फर्श यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये भी इसकी एक अनूठी विशेषता है। ये विशेषताओं में से प्रश्न पूछा जा सकता है। भवनों के दरवाजे गली में खुलते थे। भवन में 4-5 कमरे, रसोई, स्नानागार, कुआं इत्यादि बने हुए थे। भवन में एक पल्ले के किवाड़, ये भी अच्छा प्रश्न है। भवन में कैसे किवाड़ मिले, यहाँ पे एक पल्ले के किवाड़ मिले हैं, और इसका निर्माण निजता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रथम तल पर खिड़की नहीं है और उसके ऊपर वाले तल पर क्या है, खिड़कियां बनाई गई थी। तो ये भी एक अपना अनूठी विशेषता ले रही है। देखिए कालीबंगा में सार्वजनिक नालियों के अवशेष नहीं मिलते हैं। कैसी नालियाँ नहीं मिली हैं, सार्वजनिक। ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पर जो नालियाँ हैं वो सार्वजनिक हैं, तो नहीं, सार्वजनिक नहीं है, सार्वजनिक नालियों के अवशेष नहीं मिले हैं। संभवतः लकड़ी की नालियाँ प्रयोग में लाए जाने के यहाँ से संकेत मिले हैं। और अगला देखिए एक और अलंकृत फर्श है, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ आपको। प्रतिच्छेदी अलंकृत फर्श के अवशिष्ट यहाँ प्राप्त हुए हैं। और सड़क व्यवस्था कैसी थी, जो मैं आपको भी बता चुका हूँ। सभ्यता में सड़क समकोण पर काटती हुई सड़कें मिलती हैं। ये मुख्य सड़क को पक्का करने के प्रयास दिखाई देते हैं, जो मोहनजोदड़ो की ओर संकेत करते हैं। देखिए समाधान, समाधान क्या है ये भी आपको जानना है। समाधान का मतलब होता है कि हम जैसे अंत्येष्टि करते हैं, मतलब जो अंतिम संस्कार करते हैं, वो व्यवस्थाएं क्या थी। तो यहाँ पर इस तरह की क्या है, अंडाकार, कैसी, अंडाकार कब्र मिलने के बड़े संकेत मिले हैं। और अंडाकार कब्रों में जो बॉडी है, डेड बॉडी, उसे क्या है, उत्तर की ओर उसका सिर कर दिया जाता था, दक्षिण की ओर इसका क्या कर, देखिए उत्तर की ओर इस तरह से क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बना देता हूँ। और देखिए इस तरह से क्या है, कोई व्यक्ति है और इसे इस तरह से लेटा दिया गया है, और इसका क्या है, जो चेहरा है, जो इसका सिर है वो कर दिया है उत्तर की ओर, पैर इसके दक्षिण की ओर हैं, और इसे इस तरह से लिटाया जाता था अंडाकार कब्रों में। तो ध्यान रखें। देखिए समाधान को आप इसमें देख लीजिए एक बार। कालीबंगा में कब्रिस्तान गढ़ी के दक्षिण पश्चिम में स्थित था। कालीबंगा से हमें 3 प्रकार के शव विसर्जन मिलते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कुल 37 शव विसर्जन मिले हैं। और इसको देख लीजिए एक बार, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। अंडाकार कैसा है, अंडाकार गड्ढे, इसमें कंकाल एवं मृदभांड तथा अन्य सामग्री मिलती हैं। यहाँ 15 अवशेष प्राप्त हुए हैं। और कैसे मिले, कंकाल, मृदभांड और अन्य सामग्री जैसे खाद्य सामग्री वगैरह इसमें रख दिया जाया करता था। आयताकार गड्ढे, अंडाकार हो गया तो आयताकार गड्ढे, इनमें सामग्री तो है लेकिन अस्थि अवशेष नहीं है, तो इनके अवशेष मिले हैं 5। गोल गड्ढे, केवल सामग्री हैं तथा अस्थि अवशेष नहीं है, तो ये क्या है, इनके अवशेष मिले हैं 17। तो पूर्ण शव विसर्जन में सबको पीठ के बल लिटाया गया है। कैसे लिटाया गया है, पीठ के बल लिटाया गया है। इसमें सिर उत्तर की ओर तथा पैर दक्षिण की ओर हैं। ध्यान रखें, ये भी पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, रखा गया। लेकिन एक उदाहरण ऐसा मिलता है जिसमें सबको पेट के बल लिटाया गया। कैसे लिटाया गया, पेट के बल। और बाकी सब कैसे लिटाए गए हैं, ये आपको थोड़ा देखना है। वो लिटाए गए हैं पीठ के बल, तो पीठ के बल आप जान रहे हैं सीधा लिटाया गया, और पेट के बल उल्टा लिटाया गया। तो एक कब्र यहाँ पर ऐसी भी प्राप्त हुई है, एक जो समाधान है वो ऐसा प्राप्त हुआ है जहाँ से पेट के बल भी लिटाया गया है। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक कब्र से प्राप्त सबसे शारीरिक दोष का पता चलता है। देखिए ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ से प्राप्त एक कब्र से शारीरिक दोष का भी पता चलता है। और देखिए एक अस्थि पंजर पर जलाए जाने का निशान मिलता है। एक कब्र में तांबे का दर्पण मिलता है। क्या मिलता है, तांबे का दर्पण। एक कब्र के साथ क्या है, तांबे का दर्पण भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। और ये आपको बहुत अच्छा एक समझना है कि एक बच्चे की खोपड़ी में 6 छिद्र प्राप्त हुए हैं। कितने हुए हैं, 6। इसमें कालीबंगा के निवासियों के खोपड़ी की शैल्य प्रक्रिया से परिचित होने की जानकारी को पुष्टि करते हैं। तो देखिए एक बार, जैसे मान लीजिए ये एक बच्चा है और इसका ये क्या है,
उसका खोपड़ी है इस तरह से, और ये इसके क्या है, बाल है, रुकटेले, देखिए ये वाले, और इसकी जो खोपड़ी है, और ये इसके क्या है, कान है। देखिए थोड़ा सा जान लीजिए, मान लीजिए खोपड़ी हमने इसको बनाया थोड़ा सा, और इसमें क्या है, इस तरह के 6 छिद्र प्राप्त हुए हैं। तो 6 छिद्रों से प्राप्त होने के कारण यहाँ बताया जाता है कि यहाँ के लोग शल्य चिकित्सा से भी क्या थे, परिचित थे। क्या थे, शल्य चिकित्सा से क्या थे, परिचित थे। तो और देखिए अन्य प्राप्त सामग्रियों में क्या है, कालीबंगा से एक बेलनाकार मोहर मिलती है। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे कि कालीबंगा से एक बेलनाकार मोहर मिलती है जो मेसोपोटामिया सभ्यता की है। इस मोहर से कालीबंगा से मिलना व्यापार से संबंधित पुष्टि को करता है, या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक जो बेलनाकार मोहर मिली है, वो बेलनाकार मोहर ये स्पष्ट कराती है कि इनका संबंध मेसोपोटामिया की सभ्यता से था, या यहाँ से ये क्या है, व्यापार किया करते थे। तो आप और देखिए कालीबंगा के उत्खनन से तांबे के वृषभ की आकृति प्राप्त हुई है। किसकी, वृषभ की आकृति प्राप्त हुई, तांबे की। ऊंट की हड्डियां के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं प्राक कालीबंगा स्तर से, और भूकंप जैसे प्राकृतिक आपदा के साक्ष्य संभवतः प्राक कालीबंगा बस्ती का अंत भूकंप के कारण हुआ है, ऐसा इसमें समझाया गया है। तो मैंने अभी आपको एक चित्र भी बना के दिखाया था कि इस तरह से क्या है, एक मकान है और इस तरह से उसकी छत पड़ी हुई है, और इस छत पर, इस मकान पर क्या है, इस तरह की दरारें हैं, इस तरह। तो दीवारों में क्या है, दरार है। अगर दीवारों में दरार है तो वो दीवारों की दरार ये स्पष्ट करा रही है कि यहाँ पर भूकंप आया था और ये प्राकृतिक आपदा के कारण बस्ती नष्ट हो गई थी। देखिए निश्चित रूप से ये क्या था, अपना एक वीडियो था जिसे लेकर के देखिए अगर आपको इसका पीडीएफ वगैरह चाहिए, अगर आप इसका पीडीएफ वगैरह चाहिए तो अपना टेलीग्राम चैनल है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, आपको इसका फुल फ्लैश पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। और पीडीएफ को आप नोटबुक में लिख भी सकते हैं और उसे आप फोटोकॉपी भी निकलवा सकते हैं। तो साथियों मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, वो क्वेश्चन मुझे आपको बताना है, कालीबंगा सभ्यता को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा था? कौन सी? तीसरी, थर्ड राजधानी किसने कहा था? ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू साथियों, धन्यवाद।